Good morning, everyone. Let's start with the new chapter, Clubbing of Incomes today. ओके क्लबिंग ऑफ इनकम में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि मान लीजिए कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, मान लीजिए आप में से कोई भी पर्सन है एंड वो अपना एसेट किसी और को ट्रांसफर कर देता है या किसी और को कुछ मनी ट्रांसफर कर देता है एंड उसके बेसिस पे वो ये चाहता है कि जो उसने एसेट ट्रांसफर कर दी है तो उस एसेट से आने वाली इनकम जो हो वो सामने वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल हो, तुम्हारे लिए टैक्सेबल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए कोई फादर इन लॉ है, वो अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पर, अपनी बहू के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, ये सोच के कि अब इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा वो मेरी बहू के नाम पे चार्जेबल टू टैक्स होगा, मेरे नाम पे ना हो। तो ऐसे केस में जब आप फ्री फंड में विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने कोई कंसिडरेशन मतलब कोई पैसा कोई चीज कोई रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं, फ्री फंड में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो जब बच्चे इस तरीके का केस होता है ना, फ्री फंड का ट्रांसफर का या इनएडिक्वेट ट्रांसफर का, तो उसमें मतलब एक्चुअली अभी हम इनएडिक्वेट की बात नहीं करेंगे, फ्री ट्रांसफर की बात करेंगे जहां पे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुई। तो उस केस के अंदर जो ट्रांसफरर था, जिसने मतलब फादर इन लॉ ने जिसने ये प्रॉपर्टी दी, एसेट दिया फ्री में, उस बंदे के लिए ही वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी। आई एम रिपीटिंग, ऐसे केस में जो फादर इन लॉ हैं उनके लिए ही इनकम चार्जेबल टू टैक्स मानी जाएगी। जो रेंटल इनकम कमाई तो बहू ने थी, बट चार्जेबल टू टैक्स वो फादर इन लॉ के लिए ही होगी। क्यों? क्योंकि फादर इन लॉ ने विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्री में ट्रांसफर किया अपना एसेट डॉटर इन लॉ को। क्यों किया उन्होंने? इनकम टैक्स अथॉरिटी मानती है कि टैक्स बचाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने कहा, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, कि ये जो फादर इन लॉ है इनके पास बहुत सोर्सेस से इनकम आ रही होगी, तो इनकी इनकम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, तो वो इनकी स्लैब रेट जो रनिंग होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स रेट बढ़ता जाता है। कम इनकम पे 0 होता है, फिर और बढ़ती है इनकम 2.5 लाख रुपए, मतलब आप पूरे साल में अप टू 2.5 लाख कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हो तो 5% टैक्स देना है। फिर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हो तो 20% टैक्स देना है, और उससे भी आई मीन 10 लाख से ज्यादा कमाते हो पूरे साल में तो कितना टैक्स देना है? 30% टैक्स रेट में चले जाओगे। तो पॉइंट इज दिस बच्चे, ये जो स्लैब रेट आपको बता रही हूँ ये है स्लैब रेट अप टू 60 ईयर्स ऑफ लोगों के लिए। 80 ईयर्स तक के लोगों के लिए बढ़ जाता है स्लैब रेट, 60 ईयर्स तक के लोगों के लिए अप टू 2.5 लाख पूरे साल में एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर उनको टैक्स लगना चालू होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, हो सकता है उसके फादर इन लॉ ऑलरेडी 20% स्लैब रेट में रन कर रहे हो, 9 लाख पूरे साल में कमाते हो, अब रेंटल इनकम उनको और 3 लाख की आ जाएगी, या मान लीजिए 2 लाख की आ जाएगी, रेंटल इनकम 2 लाख की और आ जाएगी, तो 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख, वो 10 लाख क्रॉस कर जाएंगे। अब स्लैब रेट 30% पे चले जाएंगे फिर वो, बट वो चाहते हैं कि वो 30% स्लैब रेट पे ना जाए, टैक्स कम देना पड़े, तो वो क्या करते हैं, अपनी बहू को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, कहते हैं कि अब जो रेंटल इनकम आएगी वो बहू के नाम पे ट्रांसफर होगी। तो जो बहू के नाम पे आएगी अब रेंटल इनकम, तो उस केस में वो उनका ये कहना है, ट्रांसफर होगी इन द सेंस बहू के नाम पर आएगी रेंटल इनकम, तो अब बहू के नाम पे रेंटल इनकम आएगी, उनका ये मानना है फिर बहू को टैक्स देना होगा, बहू को टैक्स देना होगा तो अप टू 2.5 लाख तो बहू के लिए टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। 2.5 लाख इनकम जब साल में क्रॉस कर जाएगी तो बहू को टैक्स देना होगा। वो कहते हैं मेरी बहू के पास कहीं से इनकम नहीं आती, ना वो जॉब करती, ना वो बिजनेस करती, ना उसका कोई प्रोफेशन है, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको बेच के उसको कैपिटल गेन की इनकम हुई है, ना उसके पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी है जहां से उसको रेंटल इनकम आती है, ना ही उसको बैंक की FD से कोई इंटरेस्ट आता, ना कोई आता, कोई दूर दूर तक उसके पास इनकम नहीं है बहू के पास। तो कहते हैं अगर अब मैं ये वाले हाउस प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ डॉटर इन लॉ के नाम पर, तो उसको जो रेंटल इनकम आएगी बहू को पूरे साल में 2 लाख रुपए की, वो 2 लाख पर मेरी बहू को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है 60 साल तक के लोगों के लिए अप टू 2.5 लाख अगर वो पूरे साल में कमाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो इस पर्सन ने सोचा स्मार्टली कि मैं अपनी ये 2 लाख पर टैक्स बचा लूंगा अपनी बहू के नाम पे ट्रांसफर करके इस प्रॉपर्टी को,
और मैं फिर 20% स्लैब रेट में ही रन करूंगा, मेरी पूरे साल की इनकम में 9 लाख रुपए शो करता हूँ। तो ऐसे केस में बच्चे जहां आप टैक्स को बचाने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, एसेट को ट्रांसफर करते हो, इस तरीके के जो आप काम करते हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हमें पता है तुमने टैक्स बचाने के लिए ये काम किया और इसीलिए हम ये मान लेंगे कि जो इनकम तुमने किसी और को एसेट ट्रांसफर करने के बाद किसी और के पास जो इनकम आई है, आई रिपीट, एसेट जो तुमने ट्रांसफर करी है और उसके बाद किसी और के पास जो इनकम आई है, वो इनकम हम तुम्हारी इनकम में जोड़ देंगे और फिर तुम्हारे से टैक्स वसूल करेंगे, उससे टैक्स वसूल नहीं करेंगे। ये केस तब एप्लीकेबल है जब तुमने फ्री फंड में विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपना एसेट ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम केसेस पढ़ेंगे, क्या क्या केसेस बन सकते हैं क्लबिंग में। फर्स्ट केस आता है इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। कहता है सबसे पहला केस आता है कि एसेट ही नहीं ट्रांसफर किया और इनकम ट्रांसफर कर दी। तो जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मिस्टर जे हैं, होल्डर हैं, वो 2,14% डिबेंचर्स के हैं। मिस्टर जे के पास ₹2 लाख के डिबेंचर्स हैं जिनपे 14% इंटरेस्ट रेट आता है, डी लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर्स हैं ये। मिस्टर जे वहां से एनुअल इंटरेस्ट अर्न करते हैं 28,000 रुपए। जब 2 लाख का हम 14% निकालते हैं तो 2 लाख का 14% निकल के आता है 28,000। तो वो कहता है कि मिस्टर जे क्या कमाते हैं, 28,000 रुपीज एज इंटरेस्ट कमाते हैं डिबेंचर्स से। मिस्टर जे हैज ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ दीज डिबेंचर्स टू हिज ब्रदर मिस्टर ए while retaining the ownership of such debentures। क्या कहता है कि मिस्टर जे ने ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट इनकम ऑफ दीज डिबेंचर्स टू हिज ब्रदर। मिस्टर जे का एक भाई है मिस्टर ए, उसको उन्होंने इंटरेस्ट इनकम जो ये 28,000 रुपए की थी वो मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दी, वाइल जबकि जो होल्डर थे ना डिबेंचर्स के, ओनर थे, वो अभी भी कौन बने हुए हैं, मिस्टर जे ही बने हुए हैं। तो मिस्टर जे ने जो इंटरेस्ट इनकम आई वो तो मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दी, बट अभी भी ओनर डिबेंचर्स के मिस्टर जे हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलती है कि जो इंटरेस्ट इनकम 28,000 की है उस पर टैक्स मिस्टर ए को नहीं देना होगा, मिस्टर जे जिनके नाम पर अभी भी डिबेंचर्स हैं उन्हीं को देना होगा। तो क्या कहता है ये, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। इफ एन एसेसी ओन्स एन एसेट from which he derives some income and there is transfer of such income without transfer of ownership। एक एसएससी है जो कि इनकम कमाता है एक जगह से, वो उस इनकम को ट्रांसफर कर देता है किसी और के नाम पे, बट ओनरशिप उस एसेट की अपने पास ही रख लेता है। तो कहता है ऐसे केस में इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ ट्रांसफरर, जिसने इनकम को ट्रांसफर किया है उसी के लिए चार्जेबल टू टैक्स होगी, एंड नॉट एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरी। इट डज नॉट मैटर वेदर ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे केस में कि ट्रांसफर रिवोकेबल था कि इरिवोकेबल था। ट्रांसफर रिवोकेबल का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ट्रांसफर वापस ले सकते थे इस इंटरेस्ट इनकम को, तो उसका मतलब हो गया रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल मतलब रिवोक कर दिया, वापस ले सकते थे। इरिवोकेबल मतलब वापस नहीं ले सकते थे। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 28,000 आप वापस ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, रिवोकेबल था या इरिवोकेबल था, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों ही केसेस में। बट अगर आपने एसेट तो ट्रांसफर नहीं करा, इनकम ट्रांसफर कर दी, तो जिस इंसान ने एसेट ट्रांसफर नहीं करा, इनकम ट्रांसफर करी है, उस इंसान के लिए ही टैक्सेबल होगा ये इनकम, सामने वाले के लिए नहीं होगी। ये कौन बताता है, सेक्शन 60 बताता है। नेक्स्ट बोलता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 61। कहता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एज पर सेक्शन 63 रिवोकेबल ट्रांसफर मींस, बच्चे कहता है ऐसे केस में जहां पर एसेट ट्रांसफर्ड होता है अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, तो ऐसे केस में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। कहता है अगर पूरा का पूरा या कोई पार्ट ऑफ इनकम और एसेट्स कैन बी रीट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरर, तो इसको कहेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। इफ ट्रांसफरर कैन रीज्यूम पावर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द एसेट, तो भी कहेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। हाउएवर
revocable transfer does not include any other transfer which is not revocable during the lifetime of the transferee. बच्चा ये कहता है कि अगर, चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मिस्टर जे हैं, मिस्टर जे ने अपने बेटे मिस्टर एस को घर ट्रांसफर कर दिया। कंडीशन क्या लगाई घर के ट्रांसफर पे कि दिवाली 2020 तक तो तू मालिक उस घर का, जो घर तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसके बाद ये ट्रांसफर इन्वोक हो जाएगा, ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, और इसके बाद ये घर मेरे नाम पर वापस आ जाएगा। तो ऐसे केस में जितने टाइम मिस्टर एस के पास ये मकान रहा और उन्होंने अगर, मतलब जितने टाइम बेटे के पास ये मकान रहा और बेटे ने अगर उसको रेंट पे चढ़ा के रेंट कमा लिया, तो वो रेंट किसके लिए टैक्सेबल होगा? मिस्टर जे के लिए ही टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल मतलब कि ये ट्रांसफर जो तुमने घर का कर दिया उसको तुम वापस करके अपने पास रीट्रांसफर करके ला सकते हो, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। कहता है पूरे का पूरा एसेट अगर तुम वापस ला सकते हो या आधा अधूरा या थोड़ा सा हिस्सा एसेट का वापस ला सकते हो तो उसे हम रिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे। या तुम रिज्यूम कर सकते हो कोई पावर ओवर होल और पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द एसेट। तो ऐसे केस में कहता है कि जो ओनर था स्टार्टिंग में एसेट का, जिसने एसेट थोड़े टाइम के लिए रिवोकेबल ट्रांसफर किया था या किसी कंडीशन पे, थोड़े टाइम के लिए ना भी किया हो, किसी कंडीशन लगा के उसने ट्रांसफर किया था, रिवोकेबल ट्रांसफर था, तो ऐसे केस में कहता है कि जो जिस बंदे ने ये ट्रांसफर किया था उसी के नाम पर इनकम टैक्सेबल होगी। कहता है व्हाट इफ, सेक्शन 62 पढ़ते हैं, व्हाट इफ अगर रिवोकेबल ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। जैसे कि, चलिए इसमें तो एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दिया, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए मिस्टर जे ने मिस्टर एस को घर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कहा जब तक तू जिंदा है, मिस्टर जे जो बाप था उसने अपने बेटे मिस्टर एस को घर दिया, ट्रांसफर किया और कहा ये घर तेरा हुआ, बट जब तक तू जिंदा है तब तक तो ये घर तेरा हुआ। द मोमेंट तू मर गया ये घर मेरे पास वापस आ जाएगा। ऐसे केस में क्या ये रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और जितने टाइम मिस्टर एस के पास, बेटे के पास ही घर रहेगा, जितने टाइम वो जिएगा, वो जो उस पे इनकम कमाएगा वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? जो हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम वो कमाएगा उस घर से, वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? तो आंसर इज इस तरीके के ट्रांसफर जो लाइफ टाइम, जितने टाइम ट्रांसफर ही जिंदा है, जितने टाइम जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो इंसान जिंदा है, उतने टाइम वो वापस नहीं लिया जा सकता, रिवोकेबल उतने टाइम नहीं है, ऐसे ट्रांसफर्स को हम रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानते। ऐसे केसेस में जिसको ट्रांसफर किया गया है वो जो भी इनकम कमाता है, जैसे हमारे एग्जांपल में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाएगा, रेंटल इनकम, वो इनकम उसी इंसान के लिए टैक्सेबल होगी जिसको ये ट्रांसफर होकर मिला है। जिस बंदे ने ट्रांसफर किया है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में मिस्टर जे, उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए फिर से पढ़ो सेक्शन 62। हाउएवर रिवोकेबल ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एनी अदर ट्रांसफर व्हिच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। नेक्स्ट कहता है क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। मिस्टर जे पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, वहां पर उनकी 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कहने का मतलब मिस्टर जे जिस पार्टनरशिप फर्म में है उनको वहां पर 50% शेयर है। उनकी वाइफ उसी पार्टनरशिप फर्म जॉब करती हैं और उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, बट उनकी वाइफ को जो रेम्यूनरेशन मिलती है वो उनकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस को मैच नहीं करती। मिस्टर जे की जो वाइफ पढ़ी लिखी, इतनी ज्यादा नॉलेजेबल, इतनी टेक्निकल, इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लेडी नहीं है कि उनको इतने सारे पैसे रेम्यूनरेशन की सैलरी के मिलते हैं जितने उन्हें मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें क्यों मिल रहे हैं इतने एक्स्ट्रा पैसे।
इसलिए क्योंकि मिस्टर जे पार्टनर है उस फर्म। कहते हैं कि फिर जो मिसेस जे पैसा कमाएंगी उनकी सैलरी इनकम किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? मिस्टर जे फॉर मिसेस जे। मानेंगे मिस्टर जे ही तो अपनी इन्फ्लुएंस से अपनी पोजीशन की वजह से आ रही है, तो मिस्टर जे ने ही कमाई है इनडायरेक्टली ये सैलरी, तो मिस्टर जे के लिए ही टैक्सेबल हो जाएगी ये सैलरी इनकम। जो मिसेस जे कमाएंगी वो मिस्टर जे के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब इसी को हम थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे। क्या कहता है? क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जो मिली है स्पाउस को। क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, जो सैलरी स्पाउस को मिली है वो तुम्हारी सैलरी में क्लब हो जाए। तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ को जो सैलरी मिली है वो तुम्हारी मतलब सैलरी या तुम्हारी इनकम में क्लब हो जाए। ये बताता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। कहता है एन इंडिविजुअल इज chargeable to tax in respect of any salary, commission, fees or any other form of remuneration received either in cash or in kind by spouse from a concern in which individual has substantial interest। कहता है अगर किसी इंडिविजुअल का किसी भी कंसर्न में, मतलब पार्टनरशिप फर्म या कहीं पर भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब वहां पर वो डायरेक्टर है, वहां पर वो पार्टनर है, स्टेक होल्ड करता है, कुछ भी है, ऐसे केस में अगर उसकी स्पाउस को कोई भी कैश में या काइंड में कोई भी सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है, तो ऐसा सैलरी या कमीशन चार्जेबल टू टैक्स होगा। किसके लिए? उस इंडिविजुअल के लिए जो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है। और ये तब चार्जेबल टू टैक्स होगा जब स्पाउस को पैसा जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू जितनी वो काबिलियत थी, उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस जितना था। अगर मान लीजिए स्पाउस के पास अच्छा खासा टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस था, काबिलियत थी, और फिर उसको ये सब मिल रहा है, तो ये स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए ही टैक्सेबल होगा या हस्बैंड के लिए ही टैक्सेबल होगा एज द केस में बी। This shall not be applicable if spouse earns income due to application of technical or professional skills or experience। कहता है if husband and wife both have substantial interest in the concern and both are in receipt of remuneration from the concern, then the remuneration of both shall be clubbed in the hands of spouse whose total income is greater excluding such salary income। क्या कहता है बच्चे? कहता है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई उसमें पार्टनरशिप है, या दोनों का किसी कंपनी में डायरेक्टर या कोई और पोस्ट दोनों ने होल्ड कर रखी है, और दोनों को ही कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलती है, लाइक कमीशन मिलती है, फीस मिलती है, कुछ मिलती है इन जगहों से, तो कहता है दोनों की जो रेम्यूनरेशन मिली है दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और वो किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? दोनों में से जो ज्यादा कमा रहा होगा ना उसके लिए टैक्सेबल कर देंगे, और सैलरी इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे, सैलरी इनकम को नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें। कहता है सैलरी इनकम टू बी क्लब्ड शैल बी कंप्यूटेड फर्स्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कहते हैं सैलरी इनकम जो क्लब होएगी shall be computed first in the hands of receiver under the hands of salary and then it shall be included in the total income of individual under the same head। This means taxable salary shall be clubbed। I repeat, the salary income जो club होगी वो compute होनी चाहिए in the hands of receiver under the head of salary and it shall be included, किसमें include होनी चाहिए? total income of the individual under the same head। इसका मतलब है टैक्सेबल सैलरी को क्लब किया जाएगा। नेक्स्ट बात कहते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी इट मींस दैट द इंडिविजुअल अलोंग विद रिलेटिव्स should hold 20% or more of equity shares at any time during previous year। कहता है अगर तुम ये कहते हो कि किसी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी का, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में वो अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर 20% या 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है। और अगर तुम किसी और कंसर्न में, कंपनी को छोड़ के और किसी कंसर्न लाइक पार्टनरशिप कंसर्न या किसी और जगह पर कहते हो कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो इट मींस दैट द इंडिविजुअल अलोंग विद हिज रिलेटिव्स शुड बी एंटाइटल्ड टू 20% और मोर ऑफ द प्रॉफिट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म या और किसी कंसर्न में अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब तुम और तुम्हारे रिलेटिव्स को मिलकर उस जगह 20% या उससे ज्यादा के प्रॉफिट्स के मालिक होने चाहिए हो तुम at any time during previous year।
कहते हैं रिलेटिव का मतलब क्या है। अब यहाँ पे कह रहे हो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब कहता है हस्बैंड या वाइफ से है, भाई या बहन से है, या कोई लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल से है, बच्चों से है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट बढ़ूंगी आगे। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 कहता है जब एक इंडिविजुअल ट्रांसफर कर देता है कोई भी एसेट अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी to his her spouse without any consideration, then any income from such assets shall be deemed to be the income of the transferor. However, it shall not be applicable if transfer is for adequate consideration, or transfer is under an agreement to live apart, or if relation of husband and wife does not exist at the time of transfer or at the time of accrual of income. ध्यान देंगे बच्चे, कहता है क्लबिंग ऑफ इनकम कौन से केस में, जब एसेट ट्रांसफर हो रहा है स्पाउस को। कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर कर देता है एसेट अपनी हस्बैंड या वाइफ को, बट जो एसेट है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए और फ्री फंड में ट्रांसफर हुआ होना चाहिए, वो कोई पैसा ना चार्ज करे अपने हस्बैंड वाइफ से। देन जो इनकम कमाएगा ना हस्बैंड या वाइफ ऐसे एसेट से जो उसको फ्री फंड में मिला है, कहते हैं वो इनकम डीम्ड मानी जाएगी, माना जाएगा, मानो नहीं मानो मानना पड़ेगा, इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर जो था जिसने फ्री फंड में दिया है उसी की इनकम मान ली जाएगी। कहता है हाउएवर, ये अगर फ्री फंड में नहीं दिया गया होता, पैसे देके लिया गया होता और पूरे पैसे जितना की मार्केट वैल्यू होती उतने पैसे देके लिया गया होता। मान लीजिए मेरा हस्बैंड है, मैंने अपने हस्बैंड से फ्री में एसेट मेरे हस्बैंड ने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, कोई भी शेयर्स उन्होंने फ्री में ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे को उस शेयर से जो भी इनकम हो रही है वो मेरे हस्बैंड के लिए टैक्सेबल होगी, जो डिविडेंड मेरे को आएगा वो मेरे हस्बैंड के लिए टैक्सेबल होगा, मेरे लिए नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए उन शेयर्स का मैंने पूरा पैसा, लागत जितनी मार्केट वैल्यू थी वो सारी अपने हस्बैंड को दी थी और फिर उन्होंने मेरे नाम पे शेयर्स ट्रांसफर करे हैं, तो ऐसे केस में मेरे लिए जो इनकम आएगी डिविडेंड वो उस पर टैक्स मैं भरूंगी। दूसरी बात, मान लीजिए मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हमें अलग अलग रहना है, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, या हम दोनों का डिवोर्स हो जाता है, हम हस्बैंड वाइफ रहते ही नहीं है, तो अगर हमारा डिवोर्स हो गया या एग्रीमेंट हो गया कि हमें साथ में रहना ही नहीं है, ऐसे केस में मेरे हस्बैंड अगर मुझे फ्री फंड में भी शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मान लेगी ये एलिमनी मनी है। एलिमनी मनी मतलब कि गुजारा भत्ता करने के लिए, शादी टूटने के बाद मेरे को अपना खर्चा उठाने के लिए मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट कहेगी ऐसे केस में जो पैसा कमाएगी अब वाइफ इस चीज से, जो उसके पास एसेट आया है, शेयर जो आए हैं उससे जो डिविडेंड वाइफ कमाएगी, जब उसका एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो चुका, जब वो डिवोर्स हो चुका, तो ऐसे केस में वो क्या मान लेंगे कि वो पैसा किसके लिए टैक्सेबल होगा, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, कहता है इफ एसेट ट्रांसफर इज इन्वेस्टेड बाय स्पाउस इन एनी बिजनेस बीइंग डन बाय ट्रांसफरी और एज अ कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म। कहता है अगर ट्रांसफर्ड एसेट इज इन्वेस्टेड बाय स्पाउस in any business being done by transferee or as a capital in partnership firm। मान लीजिए मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पर कोई एसेट ट्रांसफर करी और मैं कोई बिजनेस कर रही हूं, उसमें सीधा लगा दिया उस एसेट को। फिर रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरा कोई हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, एक एसेट थी हस्बैंड के नाम पे, उसने वो एसेट मेरे नाम पर मेरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। मैं एक बिजनेस करती हूँ, उसने मेरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया एसेट, या फिर पार्टनरशिप फर्म में एज अ कैपिटल दे दिया है। मैं पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हूँ, उसने एज अ कैपिटल दे दी है पार्टनरशिप फर्म में, तो कहते हैं इन दैट केस
कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल होगी। तो कहता है जितना भी प्रॉफिट, अब मान लीजिए पहला केस लेके चलती हूँ, मैं बिजनेस करती थी, मेरे हस्बैंड ने एक एसेट अपनी मेरे बिजनेस में लगा दी। अब उन्होंने जो एसेट मेरे बिजनेस में लगाई उससे मैंने फर्दर पैसा कमाया। जो मैंने पैसा कमाया, वो प्रॉफिट जो मैंने कमाया उस पे, उसमें से सारा का सारा मेरे को टैक्स भरना है या कुछ पोर्शन पे मेरे हस्बैंड को टैक्स भरना है। तो उसके लिए ये कहता है जितना आप टैक्सेबल इनकम अर्न करते हो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना अमाउंट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर था। जो आपका प्रीवियस ईयर हमारे लिए 2019-20 है, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, इसका फर्स्ट डे कौन सा है? 1 अप्रैल 2019। कहता है 1 अप्रैल 2019 को जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया आउट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड वो लिख दो, डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफरी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल से शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, ध्यान देंगे। मिस्टर जे ने बिजनेस, मिसेस जे, देख ध्यान दीजिएगा, वाइफ ने, मिसेस जे ने स्टार्ट किया बिजनेस बुटीक का। किस तारीख को स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2018 को। कैसे स्टार्ट किया? उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे उस बिजनेस में। मिस्टर जे ने गिफ्ट, जो मिस्टर जे उनके हस्बैंड थे, उन्होंने गिफ्ट कर दिया 2 लाख रुपए उन्हें ऑन 15 अप्रैल 2019। मतलब एक साल तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक खत्म हो गया था। उसके बाद जो नया प्रीवियस ईयर चालू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से, उसके अंदर उन्होंने 15 तारीख को 2 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। फिर प्रॉफिट अर्न्ड बाय हर फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख थे मिसेस जे के पास। उस 7 लाख से उन्होंने क्या कमाया एंड ऑफ द ईयर? 70,000 रुपए कमाए। एंड फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 उन्होंने कितना कमाया? 72,500 रुपीज कमाया उसके नेक्स्ट ईयर। तो कहते हैं कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स का डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। अब बता, पूछ रहा है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो कहते हैं ध्यान दीजिए, कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। बच्चे हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2020-21। तो यही इसने लिख रखा है 2020-21 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20 होगा। तो कह रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल ऑफ 2019 को कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। कहता है 1 अप्रैल 2019 को उनकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 में 5 लाख उन्होंने इन्वेस्ट करे थे। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 तक भी 5 लाख ही रहे। उसके अगले दिन 1 अप्रैल 2019 को भी 5 लाख रहे, बट 15 तारीख को अप्रैल में उनके पास 2 लाख और आ गए, उनके हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिए। तो पहली तारीख जो थी प्रीवियस ईयर की, उस तारीख पे तो उनके पास 5 लाख ही थे। फिर कहता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर आउट ऑफ गिफ्टेड मनी। अब यहाँ पर कुछ गिफ्ट करा है, कोई अमाउंट पहली तारीख साल की में कुछ है इन्वेस्टमेंट? कहते हो नहीं, नील। कहते हैं प्रॉफिट अर्न कितने किए हैं इस पूरे साल में? कहते हैं प्रॉफिट अर्न पूरे साल में किए हैं 31 मार्च 2020 को, ये साल खत्म हो रहा है ना, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है। कह रहे हैं 70,000 रुपए का प्रॉफिट है, लिख दिया 70,000। फिर कहते हैं प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे। मिस्टर जे के लिए कौन से प्रॉफिट्स टैक्सेबल होंगे? अब मिस्टर जे के लिए 70,000 रुपए प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है मिसेस जे ने, उसमें से कितना पोर्शन मिस्टर जे के लिए टैक्सेबल होगा? तो कहते हैं 70,000 को लिख दो इनटू जितना पैसा मिस्टर जे ने इन्वेस्ट किया था कैपिटल में वो लिख दो। तो उसने कहा अभी तक तो कुछ नहीं किया था, उन्होंने जो किया है 2 लाख रुपए वो 1 अप्रैल 2019 के बाद किया है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभी तक तो नील किया है। आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है मिसेस जे ने अपने बिजनेस में? तो उन्होंने तो 5 लाख रुपए करी है, तो यहाँ पे 5 लाख से डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप 0 को 5 लाख से डिवाइड करते हो, 0 से उसको मल्टीप्लाई करते हो 70,000 से 0, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे 0 आ गए।
अब प्रॉफिट्स मिसेस जे के लिए कितने टैक्सेबल होंगे? मिसेस जे के लिए 70,000 में से कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी? पूरी की पूरी 70,000 उनके लिए टैक्सेबल होगी। कुछ अमाउंट मिस्टर जे के लिए टैक्सेबल हो जाती तो हम उसको माइनस कर देते, बट मिस्टर जे के लिए तो नील टैक्सेबल है, तो 70,000 में से नील घटा दिया, बचा कुछ 70,000 मिसेस जे के लिए टैक्सेबल है। आई होप यहां तक का आपको क्लियर होगा। कहते हैं अब बताओ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, असेसमेंट ईयर 2020-21 है। असेसमेंट ईयर 2020-21 के हिसाब से हमने यहाँ पे बता दिया कि टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट मिसेस जे ने इतनी करी थी, मिस्टर जे ने बाद में करी है, वो इसमें नहीं इंक्लूड होगी। प्रॉफिट इतने अर्न हुए थे, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे एंड मिसेस जे सब निकाल लिया। यहां तक का खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। अब कहते हैं अगले साल के लिए बताओ क्या मिस्टर जे के लिए कुछ टैक्सेबल होगा या सिर्फ मिसेस जे के लिए टैक्सेबल होगा पूरा? तो कहता है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर। अब अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 2020-21 हो जाएगा। जस्ट पहले वाला असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाले साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर आपका 20-21 हो जाएगा। प्रीवियस ईयर अगर आपका 20-21 है तो कहता है कि 20-21 का मतलब है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 तक चला। मींस 1 अप्रैल 2020 वाले दिन देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है। 1 अप्रैल 2020 वाले दिन हमने देखा कि 5 लाख रुपए तो मिसेस जे जो लेकर आई थी कैपिटल के वो हैं, साथ में 2 लाख रुपए वो हैं जो मिस्टर जे ने फर्स्ट वो 15 अप्रैल 2019 को जो दिए थे वो उनके पास 1 अप्रैल 2020 को कैरी फॉरवर्ड होकर आए हुए हैं। और क्या कह रहे हैं, 70,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था ना 31 मार्च 2020 तक, वो भी कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल आया हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, तो वो भी 70,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इन टोटालिटी 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000, 7,70,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है मिसेस जे की एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर। कहते हैं आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको ये निकालना है कि कितना टैक्सेबल मिस्टर जे के लिए, कितना मिसेस जे के लिए। कहते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर आउट ऑफ गिफ्टेड मनी 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कितने अर्न हुए? कहते हैं 72,500 लिखा हुआ है, देख लो कि प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय मिसेस जे फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग दिस इज दिस मच एंड फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग दिस इज दिस मच। तो प्रॉफिट भी बता रखा है कि इस साल के एंड होते होते प्रॉफिट उनको इतने हुए, ये भी बता रखा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे इतनी है, ये भी बता रखा है इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर आउट ऑफ गिफ्टेड मनी 2 लाख है। अब कह रहे हैं प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे कितने होंगे? कहते हैं 72,500 को इनटू कर देंगे, जितने प्रॉफिट्स उस साल कमाए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, जितना शेयर मिस्टर जे का था हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। मिस्टर जे ने 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी थी आउट ऑफ 7,70,000, तो 7,70,000 में से 2 लाख लिख देंगे विच इज इक्वल टू 18,831 जो है वो प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे होंगे। तो मिसेस जे के लिए कितना टैक्सेबल होगा? मिसेस जे के लिए टैक्सेबल होगा जितना टोटल प्रॉफिट आया उसमें से कितना प्रॉफिट टैक्सेबल मिस्टर जे के लिए हो गया उसे घटा दो, मतलब 72,500 में से 18,831 घटा दो, बचा कुछ 53,669 जो है वो प्रॉफिट टैक्सेबल फॉर मिसेस जे है। अभी तक का कोई डाउट किसी को भी? नेक्स्ट आता है बच्चे क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6। कहता है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को आफ्टर 31 मई 1973 31 मई 1973 के बाद ये रूल आया था कि अगर किसी भी इंसान ने अपनी बहू को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन उससे पूरे पैसे वसूल करे हुए बिना, सस्ते में या फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्रांसफर किया है एसेट,
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो कहता है बट फॉर क्लबिंग टू बी इफेक्टिव द रिलेशनशिप विद डॉटर इन लॉ शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्रूअल एंड एट द टाइम ऑफ क्लबिंग। एंड इसके लिए कह रहा है इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट टू डॉटर इन लॉ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन द इनकम फ्रॉम एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। कह रहा है कि तुमने अपनी बहू को मान लीजिए घर ट्रांसफर कर दिया इनकम टैक्स बचाने के लिए, और तुमने अपनी बहू से उसके बदले में कोई पैसे नहीं चार्ज करे घर ट्रांसफर करने के बदले में, या बहुत मिनिमल चार्ज करे, मान लो कि 200 लाख का घर था, तुमने सिर्फ 2 लाख चार्ज करे, तो कहते हैं ऐसे केस में जो इनकम आएगी वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? वो ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। कहते हैं नेक्स्ट, क्लबिंग ऑफ इनकम्स फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7 कहता है अगर इनकम फ्रॉम assets transferred to any person or association of persons for the benefit of spouse with adequate consideration shall be included in total income of the transferor. It is not necessary that asset should be transferred to spouse itself. क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि मान लीजिए आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं करा, किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया अपने एसेट को, बट आपकी जो मंशा थी वो अपने हस्बैंड या वाइफ को हेल्प करने की थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दे, मतलब कुछ नहीं ट्रांसफर कर रही, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं ट्रांसफर कर रही, बट मैं ना एक ट्रस्ट है XYZ ट्रस्ट, मैं उस ट्रस्ट को कहती हूँ कि मेरे पास करोड़ों का लैंड है, मैं तुम्हारे को ये करोड़ों का लैंड डोनेट कर रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ, डोनेट कर रही हूँ मतलब फ्री में दे रही हूँ, तुम्हारे से सिर्फ एक शर्त है यहाँ पे, एक तो हॉस्पिटल बनाना ताकि गरीबों की सेवा हो सके इस ट्रस्ट के लैंड पर हॉस्पिटल बनने से। दूसरी बात ये है कि जो मेरे हस्बैंड है ना उन्हें हर महीने 20,000 रुपये महीना देते रहना, इसके बदले कि मैंने आज तुम्हारे को लैंड दिया है हॉस्पिटल बनाने के बदले। तो ऐसे केस में जब आपने क्या किया, एसेट को तो ट्रांसफर कर दिया, किसी भी पर्सन को कर दिया, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कर दिया, क्यों करा? बेनिफिट ऑफ स्पाउस के लिए किया, और उससे पैसे वसूल नहीं करे पूरी तरीके से, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया या एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं थी, मतलब कम पैसे लेकर उसे ज्यादा महंगी चीज दे दी, मतलब तो कहते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंसिडरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। कहता है ऐसे केस में सॉरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो कहते हैं ऐसे केस में जो इनकम आएगी वो आपकी ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ दी जाएगी। कहते हैं इट नॉट सरी एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, जरूरी नहीं है स्पाउस को ही ट्रांसफर किया जाए, कह रहे हैं स्पाउस की जगह किसी ट्रस्ट को कर दिया, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कर दिया, किसी पर्सन को कर दिया, चलेगा, इनकम आएगी उस एसेट को ट्रांसफर करने के बाद, वो इनकम किसकी कहलाएगी? वो हस्बैंड या वाइफ स्पाउस की नहीं कहलाएगी, तुम्हारी इंडिविजुअल की कहलाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ऐसे ही जैसे कि अभी पढ़कर आ रहे हैं वैसा ही मान लीजिए ट्रांसफर सन्स वाइफ के लिए किया गया, मान लीजिए मैं आपको फ्री में दे दिया, उससे कहा यहाँ पे हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बनाकर गरीबों की सेवा करो, लैंड फ्री में दे रहा हूँ, बट मेरी एक शर्त है, वो ये है कि जो मेरी बहू मैं फ्री तुम्हारे को जो लैंड दे रहा हूँ उसके बदले। तो ऐसे केस में जहां पर एसेट ट्रांसफर किया जाता है बेनिफिट ऑफ बेटे के लिए, सन्स वाइफ के लिए, बेसिकली बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ के लिए, डॉटर एसेट ट्रांसफर करी जाती है, बेटे के लिए नहीं करी जाती, किसके लिए करी जाती है? बहू के लिए करी जाती है, एसेट ट्रांसफर बहू के लिए करी जाती है। ऐसे केस में तुम अगर डायरेक्टली बहू को ट्रांसफर नहीं कर रहे, कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो, बट बहू का फायदा देख रहे हो इसमें, तो ऐसे केस में जो इनकम आएगी बहू को उस प्रॉपर्टी को यूज करके, वो क्लब हो जाएगी इनकम किसके? जिसने इसको ट्रांसफर किया, मदर इन लॉ की इनकम में, यानी कि मेरे एग्जांपल में मेरी इनकम में।
नेक्स्ट है बच्चे, अब बच्चे हमारे पास लास्ट के 10 मिनट्स बच गए हैं, 10:50 पे हम क्लास ओवर करेंगे और उसके बाद हम 10 मिनट्स डाउट लेंगे इस चैप्टर के। और बच्चे उसके बाद जो आपका मैंने आज ही लिखवा रखा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो आज नहीं हो पाएगा बिकॉज वी ऑल शॉर्ट ऑफ टाइम। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस दोनों ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर करा दूंगी। नेक्स्ट है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। Mark it as very, 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 very important from examination point of view in your mind. कहता है फर्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन whose total income is greater before including income of the child। मान लीजिए मेरी शादी हो चुकी है मान लीजिए, और मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड और मैं, हम 2 पर्सन हैं, हम दोनों अलग अलग कमाते हैं। मेरे हस्बैंड मान लीजिए 12 लाख रुपए साल में कमाते हैं, मैं 8 लाख रुपए साल में कमाती हूँ। तो अगर ऐसा केस है तो कहता है ऐसे केस में अगर तुम्हारा कोई बच्चा है, माइनर चाइल्ड है, जो 18 साल से छोटा है, माइनर चाइल्ड है, वो कोई पैसा कमाता है, कोई भी पैसा कमाता है, वो सिंगिंग कंपटीशन में जाता है, वहां पे पैसा कमाता है, तो वो कहता है कि ऐसे केस में इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड किसके लिए टैक्सेबल हो। देखिए, जो 18 साल से छोटा है वो तो टैक्स भर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम क्लब होगी उसके मम्मी या पापा की इनकम के साथ, ताकि वो लोग टैक्स भरे। बट वो अक्कल लगा के, वो चाहता है ना वो टैक्स कम से कम भरे, तो वो अक्कल लगा के किसके साथ अपनी इनकम क्लब करेगा, जिसकी इनकम कम होगी। अब मान लीजिए फादर की इनकम पूरे साल में 12 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 12 लाख रुपए उनकी लमसम इनकम है पूरे साल में। तो अगर ऐसा है कि फादर की इनकम लमसम इतनी है और 12 लाख पूरे साल में, मदर की 8 लाख है, तो ऐसे केस में जो बच्चा है ना माइनर चाइल्ड, उसकी इनकम किसकी इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी। कहता है पेरेंट में से जिसकी इनकम टोटल इनकम ग्रेटर होगी ना, मतलब 12 लाख से अबव जिसकी है, उसके साथ क्लब कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात कहता है इफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट इट शैल बी इनकम ऑफ द पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड। कहता है मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, बच्चा जो है वो मम्मी पापा में से किसी एक के साथ रहता है, तो कहता है इफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, रहती नहीं है मैरिज, इट शैल बी इनकम ऑफ द पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड। जो पैसा बच्चा कमा के आएगा वो किसका होगा, पैसा किसके लिए टैक्सेबल होगा, वो उस पेरेंट के लिए टैक्सेबल होगा जो पेरेंट अपने बच्चे के सारे खर्चे उठा रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। तीसरा है where any such income is scheduled in total income of either parent, any such income arising in any succeeding year shall not be included in the total income। क्या कहता है बच्चे, जहां पे ऐसी कोई भी इनकम जो माइनर बच्चा कमा के आता है वो कभी वंस इंक्लूडेड थी टोटल इनकम ऑफ ईदर पेरेंट में, any such income arising in any succeeding year shall not be included in total income of the other parent unless the assessing officer is satisfied that it is necessary to do so। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर कोई माइनर चाइल्ड पैसे कमा के लाया है तो उसको हम टोटल इनकम ऑफ दी पेरेंट में अगर एक बार शो कर चुके हैं, एनी सच इनकम, ऐसी कोई भी इनकम अराइजिंग जो सक्सीडिंग ईयर में अराइज हो जाएगी, उसको हम टोटल इनकम ऑफ अदर पेरेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे अनलेस असेसिंग ऑफिसर हमारे को ऐसा बोलता है कि वो सेटिस्फाइड है कि ऐसा कर लो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, क्लबिंग ऑफ इनकम वेट कितनी देर बची है हमारे पास, 6 मिनट्स। क्लबिंग कहता है कि इसकी क्लबिंग तब तक अलाउड है जब तक पार ना कर जाए, तब तक ये अलाउड है क्लबिंग, उसके बाद ये क्लबिंग अलाउड नहीं है। तब फिर अपना 18 साल के बाद इसको अपना इनकम टैक्स खुद ही भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा, इस बच्चे को। ऑन एंड फ्रॉम डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी द इनकम शैल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट बोलते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी। कहता है इंडिविजुअल जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड करेगा लॉस
सेट ऑफ अगेंस्ट कैरी करके लेकर आए हो अपने बैगेज, लॉस ऑफ ए इंडिविजुअल एसएससी कैन बी सेट ऑफ, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो लॉस अगेंस्ट बिजनेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड which has been so clubbed under this section। मान लीजिए कोई माइनर चाइल्ड है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, हम दोनों का एक माइनर चाइल्ड है 18 साल से छोटा का। अब कहता है ऐसे केस में अगर कोई लॉस फॉरवर्ड होकर आया है लास्ट ईयर से अगेंस्ट द बिजनेस इनकम ऑफ माइनर, उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस इनकम माइनर की, माइनर ने कोई गाना, माइनर सिंगर टाइप है, बचपन से ही उसने गाना गाया, गाना गाकर उसने पैसे कमाए 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए ये कह रहा है कि ये तो इनकम हो गई। अब ये कह रहा है कि जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा ना इंडिविजुअल एसएससी का, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो इस बिजनेस इनकम से। मान लीजिए लॉस हुआ था 70,000 रुपए का, तो 70,000 को इस 1 लाख से आप सेट ऑफ कर सकते हो और 30,000 रुपए का सिर्फ आपको बच जाएगा। आई सेड 1 लाख रुपए में से हमने कहा कि 70,000 रुपए हम क्या है, कह रहा है कि 70,000 रुपए, 30,000 बच जाएगा। 70,000, ध्यान दीजिए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड व्हिच हैज बीन सो क्लब्ड अंडर दिस सेक्शन। कह रहा है कि अगर आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो और अब इस साल में माइनर की इनकम हो रही है, तो वो कहता है विच हैज बी, एंड वो माइनर की इनकम क्लब हो गई है पेरेंट की इनकम के साथ, तो कहता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो इस इनकम से। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, अगर 1 लाख की इनकम हुई है माइनर को, जो कि जोड़ दी गई किसकी इनकम के साथ, उसके पेरेंट की, किसी एक पेरेंट की इनकम के साथ जोड़ने के बाद, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो मतलब मान लीजिए 6 लाख रुपए पेरेंट कमा रहा था, 1 लाख रुपए ये माइनर बच्चा कमा रहा था, टोटल 7 लाख इनकम हो गई पेरेंट की। अब कह रहे हैं जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, कितना भी था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, उसको आप लेके आ जाओ लॉस को। मान लीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपका था 70,000 रुपए, तो 70,000 आप लॉस लेकर आ गए। अब जितनी कुल मिला के पेरेंट की इनकम और बच्चे की इनकम कुल मिला के थी, उसमें से 70,000 जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसको माइनस कर दो कि बच्चा कुच्चा जो होगा वो रह जाएगा आपका इनकम। तो दिस इज हाउ वी डील विद माइनर्स के केस में। आगे लास्ट पॉइंट कहता है ओनली नेट इनकम शैल बी क्लब्ड एंड दैट टू अंडर द हेड ऑफ इनकम। कहता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड में सिर्फ नेट इनकम्स उनको क्लब करना है, दैट टू कौन से हेड में, इनकम हेड में। बच्चे अब हमारा पास, हमें थोड़ा सा रश करना पड़ेगा, कम टाइम बचा है हमारे पास और हमारे पास कराने वाला काम तो है अभी ज्यादा। तो देखते हैं आगे क्या है। ओके, माइनर चाइल्ड का ही आगे के प्रोविजंस बता रहा है। अभी तक 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, 7th पॉइंट बता रहा है कि जो डिडक्शंस है ना सेक्शन 80C से 80U की, अभी वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। वो क्या होता है कि आप पहले अपनी सारी इनकम जोड़ डाल देते हो, सैलरी की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, हाउस प्रॉपर्टी की, अदर सोर्सेज की, सारी इनकम को ऐड करके जो टोटल इनकम बनती है, उस टोटल इनकम में से आप, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, क्लबिंग प्रोविजन लगा देते हो, सेट ऑफ लगा देते हो, कुल उसके बाद जो बच्ची कुछ जितनी इनकम होती है, उस इनकम में से गवर्नमेंट कहती है अभी टैक्स मत दो, इनमें से ये चीजें हमने माइनस करनी, डिडक्ट करनी अलाउ करी है, इन डिडक्शंस को माइनस कर लो, जो बच्ची कुछ इनकम होगी उस पर टैक्स देना। तो डिडक्शंस होती हैं वो जो माइनस करनी अलाउड होती है। तो ये डिडक्शंस हमारे को सेक्शन 80C से 80U के बीच में दी गई हैं। And they shall be allowed till the aggregate of income of minor child and that of a parent of a minor child। कहते हैं डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 80C से लेके 80U की अलाउड होंगी till the aggregate of the income of minor child and that of a parent of a minor child। और क्या कहता है, minors shall not be allowed the deductions under section 80C to 80U on account of the income which have been clubbed in the hands of parent। कहते हैं जो इनकम माइनर ने कमाई थी, मान लीजिए 1 लाख कमाई थी और उसने अपने पेरेंट की इनकम के साथ क्लब हो गई है उसकी, माइनर को वो डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी 80C से 80U की ऑन अकाउंट ऑफ दैट इनकम।
कहते हैं इन दी फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ माइनर शैल नॉट बी क्लब्ड। कहते हैं ये जो केसेस हैं इनके केस में माइनर जो कमाएगा वो इनकम माइनर की ही रहेगी, वो माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम के साथ जोड़ के उस पर पेरेंट टैक्स नहीं भरेगा। आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी खबर है। कौन से ऐसे केसेस हैं? एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये रेयर होते हैं। कहता है अगर चाइल्ड जो था, माइनर चाइल्ड, वो सफर कर रहा था किसी भी डिसेबिलिटी से, मतलब में प्रॉब्लम थी, नोज, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, आंखें नहीं थी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसे जहाँ पे वो डिसेबिलिटी है ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80 यू, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, टोटल ब्लाइंड। कहते हैं 80 यू का सेक्शन है ना, वो बता टैक्स पे करे पेरेंट, ऐसा नहीं करेंगे, वो इनकम माइनर चाइल्ड की ही होगी। कहता है इनकम ऑफ चाइल्ड, बी पॉइंट पढ़ रही हूँ, ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल। इनकम अगर बच्चे की होगी कि बच्चे ने मेहनत मशक्कत करी, मैनुअल वर्क मतलब रेस जीत कर या कैसे भी मैनुअल वर्क से करा, या कोई उसने स्किल लगाई, दिमाग लगाया, या कोई उसने टैलेंट लगाया और स्पेशलाइज नॉलेज लगाई, इन सबको लगा के अगर उसने पैसा कमाया है, हम उस पैसे को क्लब नहीं करेंगे एज इनकम। ये इनकम चाइल्ड की ही मानी जाएगी क्योंकि उसने स्पेशल टैलेंट, स्किल्स ये सब लगाकर कमाया है। नेक्स्ट है आपका 10th पॉइंट, इफ इनकम ऑफ द चाइल्ड इज सो इंक्लूडेड, द shall be entitled to an exemption in respect of each minor child under section 10 subsection 32 which shall be lower of। कहता है अगर इनकम माइनर चाइल्ड की इंक्लूड हो गई, किसके साथ इंक्लूड हो गई? क्लब किसके साथ हो गई? पेरेंट की इनकम के साथ। तो कहता है पेरेंट को ऐसे केस में एग्जेम्पशन मिलना है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 10 subsection 32। ये बताता है कि कितना एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। कहता है शुड बी 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड। सेकंड कहता है इनकम ऑफ माइनर सो इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ये कहता है कि अगर कोई इनकम बच्चे और वो जो पेरेंट है उसको एग्जेम्पशन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम विच, और एग्जेम्पशन कितनी होगी? लोअर ऑफ होगी 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड या इनकम ऑफ द माइनर सो इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट। कहता है ऐसे केस में एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड दैट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। कहता है एग्जेम्पशन, आखिरी पॉइंट बता रही हूँ, एग्जेम्पशन टू पेरेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 फॉर 1500 shall be available if the clubbing of minor child's income is done as per section this. If income is added to section this of deemed ownership, then exemption of this shall not be allowed. कहता है एग्जेम्पशन जो पेरेंट को दी जाती है 10 सबसेक्शन 32 के अंदर, किस बात की एग्जेम्पशन है? जो अभी हमने पढ़ी, ये वाली एग्जेम्पशन जो दी जाती है उन्हें, कितने की? 1500 रुपए की। शैल बी अवेलेबल, तभी अवेलेबल है क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम इज डन एज पर सेक्शन 64(1)(a), तब तो अवेलेबल है। बट अगर क्लबिंग इस प्रोविजंस के हिसाब से नहीं हुई, सेक्शन 27 के डीम्ड ओनरशिप के हिसाब से हुई है, तो ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही इसने एग्जाम्पल ले रखा है कि मास्टर जे हैं, अर्न करते हैं इंटरेस्ट 5000, बैंक के एफडी हैं, मिस्टर जे हैज लेट आउट द हाउस। बच्चे फिर आप ये वाला एग्जाम्पल खुद पढ़ लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। और 12 लास्ट आपका है इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। कहता है इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन क्लबिंग ऑफ इनकम शैल बी डन इन मैनर गिवन इन पैरा बी। कहता है अगर कोई इंडिविजुअल जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, वो कन्वर्ट करा लेता है अपनी प्रॉपर्टी को इन द प्रॉपर्टी ऑफ इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ HUF आफ्टर 31 दिसंबर 1969।
कहते हैं कोई इंडिविजुअल है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसके नाम पे थी वो उसको कन्वर्ट करा लेता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रॉपर्टी बना लेता है। आप कहोगे कि मैम ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात करी, अपनी प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी बना ली, तो अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने लोग रहते हैं सब इस पे अपना मालिकाना हक जताएंगे, उनका बन जाएगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेवकूफी वाली बात तो करी है। तो इसने ऐसा कब किया है, अगर वो कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ आफ्टर 31 दिसंबर 1969 एंड सच अ प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, और वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है। द कन्वर्जन इज डन बाय थ्रोइंग प्रॉपर्टी इन टू कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली और ट्रांसफरिंग टू द फैमिली वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहते हैं और ये कन्वर्जन जो इसने करा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में जो कन्वर्ट कर दिया अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को, तो कहते हैं कन्वर्जन इज डन बाय थ्रोइंग प्रॉपर्टी इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली और ट्रांसफरिंग टू द फैमिली वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहते हैं सच कन्वर्जन इज मेड विदाउट एडिक्वेट कन्वर्जन कंसिडरेशन। कहता है कि ऐसे अपनी प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसको कोई पैसे भी ज्यादा नहीं मिले, कोई कंसिडरेशन फुल मिली हो या थोड़ी भी मिली हो, कह नहीं सकते। तो कहते हैं ऐसे केस में क्लबिंग शैल बी डन एज फॉलोज। हमने क्या कहा, जिसके अंदर कोई आदमी था, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करा दिया, तो ऐसे केस में कहते हैं कि क्लबिंग तब होगी जब फ्रॉम द टाइम ऑफ कन्वर्जन टिल द टाइम इट इज पार्टीशनड अमंग द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कहते हैं जिस टाइम पे कन्वर्जन किया मैंने अपने एसेट को, अपनी प्रॉपर्टी को मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी बना दी, तो जिस टाइम पे मैंने कन्वर्जन किया टिल द टाइम इट इज पार्टीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तब जब मैंने पार्टीशन कर दिया, बांट इन द सेंस बांटा नहीं, मैंने जब कन्वर्ट कर दिया, जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी जब बट जाएगी सारे लोगों में, तब तक क्लबिंग करी जाएगी। द इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। आई रिपीट, मैं एक इंसान हूं, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर हूं, हम सब मिलकर बिजनेस करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो हम बिजनेस करते हैं और जो एसेट्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उस पर सबका इक्वल मालिकाना हक होता है। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो मेरी इंडिविजुअल थी, सिर्फ मेरी थी, मान लीजिए मेरे नाना जी ने मुझे दी थी या कुछ भी था, वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी थी, वो प्रॉपर्टी मैंने कन्वर्ट कर दी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में। मैंने कहा अब सबका हक है, तुम सबका, जितने भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स हैं। अब उस प्रॉपर्टी को जो मैंने सबके नाम पर ट्रांसफर कर दी, अपने नाम पर भी सबके नाम पर भी, सब इक्वल हिस्सेदारी बन गई सबकी, तो ऐसी प्रॉपर्टी से अगर मुझे इनकम आ रही है, कब, हिस्सेदारी बंटने के बाद, सबको हिस्सेदारी अपनी अपनी मिल गई उस प्रॉपर्टी में जो मैंने ट्रांसफर करी थी, हिस्सेदारी बंटने के बाद, तो जिन जिन की प्रॉपर्टी है उसको उसको टैक्स भरना है उस पे, जिसपे अगर उन्होंने रेंटल इनकम कमा ली है तो। बट जब तक मैंने तो कन्वर्ट कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, अपनी प्रॉपर्टी को मैंने तो कह दिया ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी हो गई, मैंने तो साइन कर दिए कागज, बट अभी तक ये बटी नहीं है उन सब लोगों में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स जितने हैं ना उन सब में आपस में नहीं बटी। तब तक जितनी भी इनकम आएगी उस प्रॉपर्टी से, मतलब रेंटल इनकम, वो सारी की सारी उस पर टैक्स कौन भरेगा, मैं, ट्रांसफरर। नेक्स्ट कहते हैं ऑन द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली द इनकम अराइजिंग टू सच इंडिविजुअल and to his or spouse shall be clubbed in the income of such individual। क्या कहते हैं, जब पार्टीशन होगा प्रॉपर्टी का among family members, तो इनकम जो अराइज होगी to such individual and to his or her spouse shall be clubbed in the income of such individual। कहता है पार्टीशन जब प्रॉपर्टी का होगा और उसके बाद जो भी इनकम अराइज होगी ऐसे इंडिविजुअल को या उसकी वाइफ को, shall be clubbed in the इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल जिसने ये ट्रांसफर किया है उसकी ही इनकम में हम क्लब कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई है कि पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी होने पर अमंग्स फैमिली मेंबर्स इनकम अराइजिंग टू सच इंडिविजुअल एंड टू हिज और हर स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट कहते हैं एनी इनकम्स एक्रूइंग टू अदर मेंबर्स शैल बी इंक्लूडेड इन देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स।
बच्चे अब ये बाकी के हैं, इनकम फ्रॉम एक्रीशन टू दी एसेट्स, क्लबिंग ऑफ लॉस, सेक्शन 65, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। 10 मिनट्स आपके डाउट के भी मैंने सारे आपको पढ़ाने में लगा दिए हैं। अब फटाफट से जिसको जो डाउट्स पूछने हैं फटाफट से डाउट्स पूछो अभी तक के उसमें। कार्तिक जोरी कह रहे हैं मैम पीडीएफ शेयर करो या फिर कोई ग्रुप क्रिएट करो सो दैट वी कैन टेक द पीडीएफ फ्रॉम द ग्रुप। बच्चे आपके जो वन ड्राइव है ना वहां पर मेरे को अपलोड करनी है, आई डेंट गेट द टाइम, मैं अपलोड आपकी कर दूंगी। ये तो श्योरिटी है कि आपकी लास्ट क्लास से पहले पहले अपलोड हो जाएगी आपकी A to Z सारी पीडीएफ्स। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं और बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखते रहो जो भी आपकी एसओएल की वेबसाइट पर आ रहे हैं। कंवलजीत सिंह कह रहे हैं मैम आपने पहले पढ़ाया जो रेंट अर्न करता है वो इनकम टैक्स पे करता है, तो क्या सभी ओनर जो रेंट अर्न करते हैं उन्हें देना पड़ता है टैक्स? बिल्कुल देना पड़ता है बच्चे। जितने भी ओनर्स रेंट अर्न करेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। अगर उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे हम उसके अंदर से जो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया था ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर आपकी कोई टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के बाद हम डिडक्शन देते हैं ना उसमें, और मतलब 24A 24B का, और उसको डिडक्शन देने के बाद अगर बच्ची कुछ आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो डेफिनेटली हमारे को उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में हम ये बता रहे होते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे आपने एसेट तो ट्रांसफर कर दी बट अगर उसको भी उसने किराए पे चढ़ाया तो भी जिसने ट्रांसफर करी है उसी को उस पे किराए की इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जिसको किराए की इनकम मिल रही है वो नहीं देगा। वो वाले केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे क्लबिंग में। ओके, अभिनव चौधरी ने बोला है मैम चैप्टर 1 से नोट्स एक बार और दे दो। दे दूंगी बच्चे आप लोगों को मैं। मैंने आपसे कहा ना वन ड्राइव पर आपके अपलोड हो जाएगी ये पीडीएफ। आपकी लास्ट क्लास से पहले पहले A to Z सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। मेघा जोशी ने बोला है विल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कम इन एग्जाम। मेघा ये आपको चेक करना पड़ेगा और मैं नेक्स्ट क्लास तक आपको चेक करके बता दूंगी कि थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आएगा या नहीं आएगा आपका क्लबिंग से। यूज हो सकता है बड़े फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका, और थ्योरी का तो आई हैव टू चेक। आप भी अपने 10 इयर्स में चेक करिए। मैंने आप सबको कहा था कि आपको 10 ईयर टाइमली परचेज करने हैं और बुक भी परचेज करनी है। पहले आपको गिरीश आहूजा बुक से पढ़ना है, उसके बाद आपको 10 ईयर से सॉल्व करके देखना है। आरती कुमारी ने बोला है मैम एसेट्स ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एसेट्स उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए क्या? ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है बच्चे। ट्रांसफर उसके नाम पे कर दिए या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक ही बात है। यहाँ पर उसका मतलब है कि अगर आपने एक एसेट कोई भी मान लो शेयर प्रॉपर्टी उठाकर किसी और के नाम पर कर दी है तो और उससे आपने सामने वाले से कोई पैसा उसके बदले में नहीं लिया, तो ऐसे केस में जो सामने वाला उस एसेट से, शेयर है तो शेयर पर डिविडेंड आएगा, घर आपने दिया है तो उसको वो रेंट पे चढ़ा के रेंट कमा सकता है, उससे वो जो भी इनकम कमाएगा वो आपको, जिसने उसको दिया है फ्री फंड में उस आदमी को, उस पर उस इनकम पर जो वो कमाएगा उस इनकम पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आपने फ्री फंड में दिया था। नारायण मलिक कह रहे हैं मैम व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये तो बच्चे मैंने आपको बता दिया था इसमें कराते कराते में। अमित गुप्ता कह रहे हैं मैम एक बार एसेट ट्रांसफर कर दिया दैट मींस ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी ऑब्वियसली, तो सन ही तो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। बच्चे सन लायबल तब होगा जब रिवोके, आप मेरे को पता है आप कौन से केस का, आप रिवोकेबल ट्रांसफर का एग्जांपल उठा रहे हो मेरा, जहां पर मैंने कहा था कि जो एक मिस्टर जे हैं उन्होंने अपने बेटे मिस्टर एस को दे दिया है एक घर और कहा है दिवाली 2020 तक तू ओनर है इसका, और उसके बाद वो वापस ले लेंगे, उससे रिवोकेबल ट्रांसफर हो जाएगा ये। तो ऐसे केस में मैंने आपको कहा था कि जो मिस्टर एस जो बेटा था, बेटे के पास जितने टाइम के लिए रहा उस पे उसने किराए पे चढ़ा दिया और रेंट कमाया, तो मैंने कहा बेटे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा रेंट पे, बाप को ही देना पड़ेगा, मिस्टर जे को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा के ट्रांसफर किया है पापा ने कि हम ये तेरे से वापस ले लेंगे दिवाली के बाद। हिमांशु ने बोला है कि मैम ये जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? वन ड्राइव पे मिलेगी बच्चे, लास्ट जो आपकी क्लास होगी उससे पहले पहले आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी।
जानवी अवस्थी बोल रही है मैम 20 दिसंबर को एग्जाम है, तो एग्जाम में थ्योरी आएगी या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे? बच्चे अगर आपका, देखिए इतना तो मुझे पता है कि आपका ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, राइट? तो आपका जो ओपन बुक एग्जाम हो रहा है इसके अंदर अगर आप अब तक का पैटर्न, ओवर द इयर्स का पैटर्न आपको बताऊं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, दोनों ही छोड़ के नहीं जाने, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों करके जाने हैं। इस बार आपका क्या आएगा क्या नहीं आएगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पेंडेमिक है, वो मैं नहीं कह सकती, बट आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके जाओगे। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आता था, लास्ट ईयर के 10 इयर्स में से, उसी हिसाब से तैयारी करो, ये मान के प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आएगा। एनॉनमस ने पूछा मैम पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें टॉपिक का जो आप पढ़ा रहे हो? वो मैंने आपको बच्चे बता दिया, वन ड्राइव पे मैं अपलोड करूंगी आपकी लास्ट क्लास से पहले पहले। 11 तारीख की आपकी लास्ट क्लास है, मेरी कोशिश रहेगी 6-7 तारीख तक मैं आपकी अपलोड कर दूंगी सारी पीडीएफ, तो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जानवी अवस्थी पूछ रही है मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से ही आएंगे? नहीं बच्चे, कोई जरूरी नहीं है, स्टडी मटेरियल से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, खुद बनाकर भी दे सकता है टीचर आपको। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अमित गुप्ता पूछ रहे हैं मैम स्पाउस क्या होता है? स्पाउस बच्चे हस्बैंड या वाइफ को बोलते हैं। जानवी अवस्थी ने बोला है पर मैम मिस्टर जे ने 2 लाख रुपए 2019-20 ईयर में दिया है, तो असेसमेंट ईयर 20-21 में लेना चाहिए था। एक मिनट बच्चे, मैं आपके डाउट के लिए ना स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। ये वाला डाउट है आपका इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से। आप कह रहे हो कि मैम ये 15 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपए गिफ्ट करे हैं, कहने का मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, कहने का मतलब 2019-20 प्रीवियस ईयर में इन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है कि मैम हम कौन से ईयर में हैं? देखो बच्चे, 19-20 ईयर में उनके पास 2 लाख मिले हैं उन्हें, तो सीधी सीधी बात है, हम जब देखते हैं ना ये सब कैलकुलेशन, हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए जब देखेंगे तो हम प्रीवियस ईयर 19-20 के स्टार्टिंग डेट पे देखेंगे, फर्स्ट अप्रैल पे। क्यों? रूल देखो, रूल था, रूल क्या कह रहा था? टैक्सेबल इनकम अर्न जितना भी, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि एसेट को ट्रांसफर किया गया स्पाउस को, ठीक है, स्पाउस के किसी बिजनेस में या वो कोई पार्टनरशिप में कैपिटल के फॉर्म में या कैसे भी एसेट को ट्रांसफर किया गया, और उस मतलब मान लीजिए मैं वाइफ हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ने मेरे को, मैं बिजनेस करती हूँ, मैं बिजनेस में 5 लाख रुपए लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने और एडिशनल 2 लाख रुपए मेरे को दे दिए, तो मेरे हस्बैंड ने जब बाद में दिए, बस स्टार्टिंग में मैं 5 लाख लेके आई कैपिटल, अब बाद में मेरे हस्बैंड ने 1 साल बाद मुझे 2 लाख और दे दिए, मेरे पास टोटल 7 लाख हो गए। अब मैं उन 7 लाख को लगा के पैसा कमाऊंगी, प्रॉफिट अर्न करूंगी, जो मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी वो मेरी टैक्सेबल इनकम अर्न हो जाएगी, उसमें से कितना अमाउंट पे, मैं जितने पैसे मैं कमाऊंगी प्रॉफिट, उसमें से मैं कितने पे टैक्स भरूं और मेरे हस्बैंड कितने पे टैक्स भरे, वो निकालने के लिए क्या होगा, जितना मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब 7 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख होगी ना, नीचे लिख दी मैंने, और कितनी अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ एसेट्स ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, वो कितनी है 5 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। क्यों? तो ये 2 लाख एडिशनल है ना, ये मैं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट, वो जो ये मेरा साल शुरू हो गया ना प्रीवियस ईयर, इसके कुछ दिन बाद दिए हैं, 1 अप्रैल को नहीं दिए। ये कह रहा है कि जो आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर में, आप फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर देखोगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, मैंने एग्जाम्पल अभी अपना फ्रेम किया था, वो ये वाला एग्जाम्पल नहीं था, इस एग्जाम्पल में देखो कि मिसेस जे ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2018 को, 5 लाख रुपए थे उनकी जेब में जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 5 लाख की। फिर पूरा एक साल 2018 से 19 उन्होंने अपने कैपिटल 5 लाख के साथ बिजनेस किया। फिर मिस्टर जे ने अगले साल उनको 2 लाख, मिस्टर जे उनके हस्बैंड थे, अगले साल उन्होंने 2 लाख गिफ्ट करे, बट 1 अप्रैल 2019 को गिफ्ट नहीं करे उन्होंने। तो क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को गिफ्ट नहीं करे, तो नेक्स्ट ईयर भी 2019 के अंदर भी हम कितना मानेंगे उनके कैपिटल को? 5 लाख ही मानेंगे। मिस्टर जे ने जो गिफ्ट करा है वो गिफ्ट करा है 15 अप्रैल 2019 को, तो इसका मतलब ये 2 लाख रुपए अब
कैपिटल में ऐड हो गए, 5 लाख में 2 लाख ऐड हो गए, 7 लाख हो गए, बट ये 7 लाख अब कौन सी 1 अप्रैल को दिखेंगे? 1 अप्रैल 2020 को दिखेंगे ये कैरी फॉरवर्ड होके। तो इसीलिए जब हमारा प्रीवियस ईयर 2020-21 होगा ना बच्चे, तब हमारे पास जो कैपिटल होगा वो 7 लाख होगा, बट उससे पहले के दोनों सालों में 18-19 और 19-20 में हमारा कैपिटल 5 लाख ही होगा। और क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स भी अर्न हो जाएंगे इन बिटवीन, तो वो प्रॉफिट्स भी ऐड हो जाएंगे 70,000 के, तो वो 7,70,000 हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2000। देखिए 21-22 हमारा असेसमेंट ईयर है, तो हमारा 20-21 प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो 20-21 के 1 अप्रैल पे, मतलब 1 अप्रैल 2020 वाले दिन 7,70,000 आज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ अब। जितने मैं डाउट्स ले सकती थी ले लिए, मैं 12 मिनट से आपके डाउट ले रही हूँ, और क्लास भी मैंने एक्सटेंड करके आपकी 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई है। अब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मेरे को अब क्लास ओवर करनी पड़ेगी। बट फॉर नाउ आई वुड से कि आप जब ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी तब आप ये सारी स्लाइड्स अच्छे से पढ़ लेना। प्लस अभी के लिए आपकी बुक में क्योंकि एक एक चीज अवेलेबल है, आप अपनी बुक खोल के ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आज की क्लास में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, सिर्फ 1 घंटे का था, वो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, तो वो भी टॉपिक्स आपको खुद से पढ़ने हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के। वैसे मोस्टली मैंने कवर कर दिए हैं, तो आपको कुछ भी बुक में जो दे रखा है वो छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बट आपको अपना पहले सिलेबस चेक करना है वेबसाइट पे कि आपके बीकॉम के सिलेबस में क्या क्या है। हो सकता है बुक में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा हो, बीकॉम के सिलेबस में जितना है वो आपको करके जाना है। बीकॉम का सिलेबस अपने डीयू की वेबसाइट पे चेक कर लेना। गाइडलाइंस मेरे को आपसे शेयर करनी थी, वो फिर गाइडलाइंस रह गई हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे गाइडलाइंस बीकॉम की शेयर करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।